नमस्कार। आज की कक्षा में हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जब भी हम कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उसमें जो एक मुख्य कार्य होता है वो होता है हमें किसी भी कक्षा में जाकर पढ़ाना होता है। कक्षा में पढ़ाने के लिए हमें एक पाठ्य योजना की आवश्यकता होती है और हम पाठ्य योजना बनाना सीखते हैं। हम सभी विषयों में पाठ्य योजना बनाना सीखते हैं, लेकिन साथ ही हम हिंदी में भी पाठ्य योजना बनाना सीखते हैं। हिंदी की जो पाठ्य योजना है वो अन्य विषयों से थोड़ी अलग है, यानी भाषा में जो उद्देश्य होते हैं उसके अनुसार भाषा की जो दैनिक पाठ्य योजना बनाना होता है वो थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि उसके उद्देश्य भी भिन्न होते हैं और उसकी विधियाँ भी अन्य विषयों से भिन्न होती है। इसलिए आज की कक्षा में हम दैनिक पाठ्य योजना बनाना सीखते हैं हिंदी विषय की। तो जब दैनिक पाठ्य योजना बनाते हैं तब हम सबसे पहले जो हमारी डायरी मिलती है हमें कॉलेज से, जिस भी कॉलेज में हम पढ़ते हैं, जिस भी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हम प्रशिक्षण लेते हैं, वहाँ से हमें दैनिक पाठ्य योजना के लिए एक प्रारूप की डायरी मिलती है। कुछ कॉलेज में प्रारूप पहले से निर्धारित होता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में प्रारूप के लिए हम कुछ कॉलम बनाते हैं और उसके अनुसार हम हमारी डायरी तैयार करते हैं। तो अगर आपकी कॉलेज में पहले से प्रारूप तैयार है तब तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन अगर प्रारूप आपकी कॉलेज की डायरी में नहीं है तो आप यहाँ पर किस प्रकार से कार्य करेंगे दैनिक पाठ्य योजना की डायरी में वो हम समझ लेते हैं। तो जो पेज हम जब शुरू करते हैं दैनिक पाठ्य योजना बनाना, तो उस पेज में सबसे ऊपर हम लिखते हैं दैनिक पाठ्य योजना का क्रमांक। तो जैसे हम लिखेंगे दैनिक पाठ योजना क्रमांक, यानी आप जो दैनिक पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उसका आपको क्रमांक यहाँ पर डालना होता है कि कौन सी पाठ्य योजना है। यानी सबसे पहले हम 1 से शुरू करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं दैनिक पाठ्य योजना 1। ठीक है। अब जब दैनिक पाठ्य योजना 1 ये लिख दिया हमने, डेली लेसन प्लान बनाते हैं, तो अब इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, हम एंट्री करना शुरू करते, जो कि हम कॉलेजेस में भी करते हैं और कक्षा में भी करते हैं। यानी डायरी में जो एंट्री, इसके बाद यानी कि हम लिख तो देते हैं, लिखने के साथ साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि आपको कक्षा में जाके क्या क्या कार्य करने होते हैं, क्या क्या कार्य केवल डायरी में करने होते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख दिया दैनिक पाठ्य योजना नंबर 1 या क्रमांक 1, यानी ये कार्य हमें केवल डायरी में करना है। तो डायरी में ये कार्य करते हैं, लेकिन जब हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो ये कार्य हम नहीं करते हैं। अब इसके बाद हम जब कक्षा में जाते हैं तब भी और डायरी में भी जो पूर्ति करते हैं वो है, सबसे पहले हम इस कोने में दिनांक लिखते हैं। ठीक है, दिनांक, जिस दिनांक को आप पढ़ा रहे होते हैं, और यहाँ पर वो दिनांक डालते हैं ना जिस दिनांक को आपको कक्षा में पढ़ाना होता है। डायरी आपने कब तैयार करी, डायरी आपने अगर 10 दिन पहले तैयार कर ली तो डायरी की दिनांक आपकी पढ़ाने वाली दिनांक ही होनी चाहिए, नहीं तब तक के लिए आप अपना कॉलम खाली रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं दिनांक। दिनांक के बाद हम लिखते हैं कक्षा, जो भी कक्षा का आप पाठ्य योजना तैयार करते हैं वो कक्षा यहाँ पर आप लिख देंगे। कक्षा के बाद आप लिखते हो कालांश, किस कालांश में आप पढ़ाओगे। ठीक है, जो आपको कालांश निर्धारित हुआ है वो यहाँ पर आप लिख देते हो, 1 2 3 4 जो भी कालांश है वो यहाँ पर आप लिख दोगे। ठीक है, दिनांक, कक्षा या कालांश के बाद आपका जो क्रम आता है वो आता है विषय लिखने का। तो इस कॉलम में यहाँ पर दूसरे नंबर पे आप लिखोगे विषय। तो विषय जैसे आप हिंदी पढ़ा रहे हो, क्योंकि हम हिंदी पाठ्य योजना की बात कर रहे हैं तो विषय हमारा हिंदी ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम विषय के बाद लिखते हैं हिंदी में विधा, यानी किस विधा को आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, किस विधा
को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हिंदी की विभिन्न विधाएं होती है, जैसे गद्य, पद्य, व्याकरण आदि। तो यहाँ पर हम गद्य पाठ योजना तैयार कर रहे हैं आज, इसलिए हम यहाँ पे विधा लिखेंगे गद्य। ठीक है। इसके बाद आपकी जो समय अवधि होती है या समय होता है जो कि आप कक्षा के लिए निर्धारित करते हैं, वो यहाँ पर लिखते हैं। समय कक्षा होती है 35 या 40 मिनट की, तो यहाँ पे 35 से 40 मिनट या आप 30 से 35 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें आपको डायरी में लिखनी है। साथ ही आप जब कक्षा में लेसन प्लान कर पढ़ाते हो, तब भी आपको वहां जाके ये सब ब्लैक बोर्ड पे एंट्रीज करनी होती है। इसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण, यानी आप क्या पढ़ा रहे हो, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो, कौन सा पाठ पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर जैसे मैं प्रकरण की बात करती हूँ, तो मैं एक कहानी ले रही हूँ जिसका नाम है एक बाल्टी दूध। यहाँ पर आप प्रकरण को अंडरलाइन कर दोगे। ठीक है। अब एक बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो ये प्रकरण है, तो प्रकरण जो डायरी में तो साथ के साथ लिखते हैं, लेकिन जब आपने विभिन्न कौशल पढ़े होंगे, प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य लेखन कौशल, उस वक्त आपने पढ़ा होगा कि जो प्रकरण है हम कक्षा में तुरंत नहीं लिखते, पहले हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, डायरी में तो हम ये प्रकरण साथ में लिखते हैं, लेकिन कक्षा में पढ़ाते समय प्रकरण हम प्रस्तावना करने के बाद में ही लिखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य लिखना, डायरी में हम शुरू करते हैं। ठीक है। ये सब जो क्लास की एंट्री हमने लिख दी, इसके बाद उद्देश्य लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जब उद्देश्य लिखते हैं, मतलब वो सब हो गया। इसके बाद आप लाइन खींच दोगे और लाइन खींच के आप यहाँ पर 2 कॉलम बना दोगे। मैं इसे भी यहाँ पर मिटा देती हूँ ऊपर, फिर उद्देश्य लिख लेते हैं, यानी उद्देश्य किस तरह से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे, 2 कॉलम बनाओगे, पहले लिखोगे उद्देश्य और फिर लिखोगे इधर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है। इस तरह से आपको अपनी डायरी में कॉलम तैयार करने होंगे। तो ये कॉलम केवल आपको डायरी में बनाने हैं, कक्षा में जाके नहीं बनाने। ये उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए कि हमें क्या क्या पढ़ाना है उसके लिए। तो जो पहला हमारा उद्देश्य होता है वो होता है ज्ञानात्मक। ठीक है। अब जो हिंदी में जो हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, जो मुख्य रूप से आपने पढ़ा होगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान में होता है प्रत्यास्मरण एवं प्रत्याभिज्ञान करना, चीजों को स्मरण करना और उसे याद रखना और उससे ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, उसमें जो हिंदी में जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसके 2 भाग होते हैं। क्योंकि हिंदी में जो हम भाषा में ज्ञान करते हैं, या हम यूँ कहें कि गद्य में जो हम ज्ञान करते हैं, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है भाषा तत्वों का ज्ञान और दूसरा होता है विषय वस्तु का ज्ञान। तो यहाँ पर जब ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखते हो तो उसके 2 भाग करते हैं, इसलिए आप पहला यहाँ पर लिख देते हो भाषा तत्वों का ज्ञान। ठीक है। तो जब आप भाषा तत्वों के ज्ञान की बात करते हो, तो भाषा तत्वों का ज्ञान
किस तरह से हम करते हैं, यानी भाषा से संबंधित गद्य में कोई भी बातें आती है, भाषा तत्व क्या क्या होते हैं, जैसे हमारे कठिन शब्दों का ज्ञान करना, उनको प्रत्यास्मरण करना, उनका प्रत्याभिज्ञान करना। पाठ में आने वाले जो भी कठिन शब्द होते हैं उनका ज्ञान करते हैं, उसमें जो भी व्याकरण से संबंधित कोई भी उपसर्ग, समास या संज्ञा ऐसे शब्द आते हैं उनका हम यहाँ पर ज्ञान करते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इससे व्यवहारगत परिवर्तन का, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि विद्यार्थी जिस भी पाठ को आप पढ़ा रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे पाठ लिया था एक बाल्टी दूध, एक बाल्टी दूध, इसे हम कैसे लिखेंगे, इनवर्टेड कॉमा में लिख देंगे। एक बाल्टी दूध, कहानी क्या थी, कहानी। तो आप जो भी विधा पढ़ा रहे हो उसका यहाँ पर नाम लिख दो, पाठ लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, या गद्य लिख दो। तो विद्यार्थी एक बाल्टी दूध कहानी में आए, किसका, कठिन शब्द, ठीक है, उसमें कोई भी कठिन शब्द आते हैं या नवीन शब्द आते हैं, कठिन शब्दों एवं नवीन शब्दों का प्रत्यास्मरण एवं प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, ठीक है, कर सकेंगे, क्योंकि कर सकेंगे हमने निर्धारित कर लिया कि ये वो करने चाहिए, यानी कर सकेंगे, हम पक्का नहीं कह रहे कि वो कर चुके हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हम कर सकेंगे, ठीक है। तो एक और लिखवाती हूँ भाषा तत्वों के ज्ञान में दूसरा, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर वो दूसरा जो उद्देश्य लिखते हैं भाषा तत्वों के सामने ही, और दूसरा उद्देश्य होता है, सेकंड पॉइंट डाल के आप उससे नीचे लिख सकते हो कि जैसे विद्यार्थी कहानी में आए, नवीन उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास युक्त। अब यहाँ पर आप इनके उदाहरण भी लिख सकते हो, समास युक्त शब्दों का प्रत्यास्मरण एवं प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, यानी कि आप यहाँ पर जब लिखते हो उपसर्ग युक्त, आपके पाठ में जो भी शब्द आ रहा है वो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो, प्रत्यय आपका जो भी शब्द आ रहा है वो ब्रैकेट में लिख दो, संधि शब्द जो आप पढ़ाओगे मान लो इसमें आ रहे तो ब्रैकेट, वैसे ही जो भी नवीन शब्द आपको लगता है कि बच्चे सीखेंगे तो वहाँ नवीन शब्द के साथ में ब्रैकेट में लिख सकते हो, और कठिन शब्द जो भी लगते हैं आपको पढ़ाने हैं, आपको लगता है बच्चे नए कठिन शब्द सीखेंगे तो वो आप उनके बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ज्ञानात्मक में जो दूसरा कॉलम हम बनाते हैं, दूसरा जो टॉपिक लिखते हैं वो लिखते हैं, पहला हमने लिख दिया जैसे भाषा तत्वों का ज्ञान, और दूसरा हम लिखेंगे विषय वस्तु का ज्ञान। यहाँ पे सेकंड पॉइंट डाल के आप लिख दोगे, यानी अभी सेकंड पॉइंट नेक्स्ट डलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो सेकंड आप लिख दोगे, उसके बाद विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वो क्या होता है, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि जैसे हम इसमें जो व्यवहारगत परिवर्तन है वो लिखेंगे विद्यार्थी एक बाल्टी दूध, बाल्टी दूध पाठ की विषय वस्तु का
प्रत्यास्मरण एवं प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ज्ञानात्मक में दो भागों में बांट सकते हो। पहला होता है भाषा तत्वों का ज्ञान और दूसरा होता है विषय वस्तु का ज्ञान। भाषा तत्वों के ज्ञान में आपको भाषा से संबंधित बात करनी है, यानी कठिन शब्द, नवीन शब्द, उपसर्ग, समास, संधि, प्रत्युक्ति या कोई भी विलोम शब्द है उनकी बात करके आपको यहाँ पे बताना है कि बच्चे उनको पढ़ सकेंगे। फिर विषय वस्तु के ज्ञान की बात आती है तो आपके पाठ की जो भी विषय वस्तु है, तो विषय में मान लो कोई भी क्या ज्ञान देना चाहते हैं, कोई पाठ में क्या ज्ञान देना चाहता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं उस पाठ की विषय वस्तु का प्रत्यास्मरण, क्योंकि बच्चे उसको समझते भी हैं, याद भी करते हैं, तो उसका ज्ञान वहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ज्ञानात्मक को दो भागों में बांट के लिखना है। अब आपका आते हैं दूसरा उद्देश्य। जो दूसरा उद्देश्य है वो दूसरा उद्देश्य होता है वो होता है अवबोधात्मक। ठीक है, हिंदी में आप जो दूसरा उद्देश्य को लिखते हो वो लिखते हो अवबोधात्मक। अवबोधात्मक, ठीक है, इस तरह से आप इसको इसी कॉलम में रखते हुए लिख दोगे। ठीक है, अवबोधात्मक। जब अवबोध की बात करते हैं, अवबोध का मतलब समझना होता है, तो बच्चे भाषा में दो तरह से समझते हैं। किस तरह से? एक सुनकर और एक पढ़कर। तो पहला जो उद्देश्य का भाग लिखते हैं हम, वो लिखते हैं सुनकर अर्थ ग्रहण करना। अवबोध यानी अर्थ ग्रहण, समझता कब है? जब उसका अर्थ ग्रहण करता है। तो पहला यहाँ पर कई बार हम अवबोधात्मक भी लिख सकते हैं और इस उद्देश्य को हम अर्थ ग्रहण भी लिख सकते हैं। अर्थ ग्रहण भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ ग्रहण यहाँ पर दो तरीके से होता है, जैसे कि मैंने बताया। पहला होता है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। पहले पाठ को बालक सुनता है और सुनकर अर्थ ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पहला भाग जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं सुनकर अर्थ ग्रहण करना। सुनकर अर्थ ग्रहण करने में बच्चे क्या करते हैं? पाठ को ध्यान से सुनते हैं या मनोयोग पूर्वक पहले सुनते हैं और सुनकर अर्थ ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हम जो पहला परिवर्तन लिखते हैं वो लिखते हैं विद्यार्थी एक बाल्टी दूध इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। जब भी आपको पाठ का नाम लिखना है, एक बाल्टी दूध कहानी को मनोयोग पूर्वक, या आप लिख सकते हो ध्यान पूर्वक, मनोयोग पूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम दूसरा लिखते हैं अर्थ ग्रहण करते हैं। अर्थ ग्रहण करने में क्या होता है? केवल सुनकर अर्थ ग्रहण तो करते हैं, साथ ही उसके भावों और विचारों को भी बालक सुनकर ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं छात्र कहानी के, या विद्यार्थी, आप जो भी लिख रहे हो, विद्यार्थी लिख सकते हो, छात्र लिख सकते हो। अगर मतलब आप मान लो स्कूल, लड़कियों के स्कूल में पढ़ाते हो, गर्ल्स स्कूल में पढ़ाते हो, तो छात्राएं भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि विद्यार्थी लिख रहे हैं। आपको डायरी में एक बार जो लिखना शुरू करना है, लेकिन पूरे में वो ही लिखना है। अगर विद्यार्थी लिख रहे हो तो विद्यार्थी लिखो, छात्र लिख रहे हो तो छात्र लिखो, छात्राएं लिख रहे हो तो छात्राएं ही लिखो, तभी डायरी सही रहेगी, नहीं तो वो थोड़ा गलत माना जाएगा। तो विद्यार्थी कहानी, कौन सी कहानी थी अपनी? अब जरूरी नहीं हम हर बार नाम लिखे, एक बार नाम लिख दिया, एक बार हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। विद्यार्थी कहानी में व्यक्त भावों एवं विचारों। कहानी में क्या होते हैं? भाव और विचार होते हैं। किसी भी पाठ में कोई ना कोई भाव और विचार होते हैं। तो भावों एवं विचारों का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। अर्थ ग्रहण कर सकेंगे।
ठीक है, तो इस तरह से आप पहला ये लिखते होगे क्या कि विद्यार्थी, ये दूसरा था, विद्यार्थी कहानी में व्यक्त भावों एवं विचारों का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। तो ये तो हो गया सुनकर अर्थ ग्रहण करना। अब बात करते हैं दूसरा, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते भी, स्वयं भी पाठ को पढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। दूसरा जो लिखेंगे उसमें हम लिख देंगे पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, उसके नीचे पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, यानी विद्यार्थी पाठ को पढ़ते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर जो पढ़कर अर्थ ग्रहण में बच्चे किस तरह से पाठ को पढ़ते हैं, यानी पढ़ने में किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो छात्र क्या करते हैं, विषय वस्तु को ध्यान पूर्वक पढ़े, है ना। इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि छात्र या विद्यार्थी कहानी को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर सकेंगे, ठीक है। पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ के भी अर्थ ग्रहण करते हैं और सुनकर भी अर्थ ग्रहण करते हैं। दूसरा लिखते हैं, इसमें ही हम दूसरा लिख सकते हैं, विद्यार्थी पाठ को पढ़कर उसका सारांश कर सकेंगे। पढ़कर ही उसका सारांश करते हैं ना, अगर जब हम कोई भी पाठ का सारांश देते हैं तो पढ़कर देते हैं, तो यहाँ पर पाठ को पढ़कर उसका सारांश कर सकेंगे, ठीक है। इसके साथ ही छात्रों में जो क्षमता होती है चिंतन, मनन, तर्क आदि की, वो भी क्या होता है, पढ़ने के बाद ही आती है। इसलिए इसमें लिखेंगे हम छात्र या विद्यार्थी, तीसरा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा पढ़कर का। तो यहाँ पर हम नंबर 3 डालते जाएंगे नीचे, विद्यार्थी पाठ को पढ़कर चिंतन, मनन, तर्क एवं विश्लेषण कर सकेंगे, ठीक है। तो पाठ को पढ़ेंगे तो उसके बारे में क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तर्क करेंगे, उससे संबंधित विश्लेषण कर सकेंगे, यानी कि उनकी इन क्षमताओं का यहाँ पर विकास हो सकेगा। यहाँ पर इस तरह से भी लिखे विश्लेषण की क्षमताओं का विकास कर सकेंगे। तो आप ये भी लिख सकते हो कि चिंतन, मनन, तर्क, विश्लेषण आदि की क्षमताओं का विकास कर सकेंगे। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो आपका थोड़ा सा कोई ऐसे नहीं कि जैसे मैंने बताया सेम ऐसे ही लिखना। आपने अब तक बहुत से उद्देश्य भी पढ़े होंगे। जब आप हिंदी पाठ्य योजना पढ़ते हो, हिंदी की मान लो हिंदी भाषा को पढ़ते हो, तो आपको पता है कि उद्देश्य लेखन किस तरह से, तो उसमें से इम्पोर्टेंट जो भी उद्देश्य है आप इस तरह से यहाँ पर लिखते जा सकते हो, ठीक है। जो हमारा अगला उद्देश्य है तीसरा, वो है अभिव्यक्त्यात्मक, यानी कि अभिव्यक्ति से संबंधित। भाषा में क्या होता है, मुख्य कार्य अभिव्यक्त करना, आपका अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। ये अभिव्यक्ति 2 माध्यम से होती है, मौखिक और लिखित। इसीलिए उद्देश्य को हम 2 भागों में बांटते हैं अभिव्यक्त्यात्मक को, पहला मौखिक और दूसरा लिखित, यानी मौखिक अभिव्यक्ति और दूसरा लिखित अभिव्यक्ति। यानी यहाँ पर जो आप उद्देश्य लिखते हो उसमें पहला जो उद्देश्य लिखोगे अभिव्यक्ति के 2 भाग करोगे और पहला लिखोगे मौखिक अभिव्यक्ति। अब मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित
क्या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, हम क्या चाहते हैं कि बच्चों में क्या परिवर्तन आए, मौखिक रूप से कैसे अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकें। तो यहाँ पर हम जो पहला लिखेंगे, वैसे तो आप जब उद्देश्य पढ़ते हो तो आपने बहुत से उद्देश्य पढ़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक दो उद्देश्य बता देती हूँ। इस आधार पर आप चाहो तो अन्य उद्देश्य भी यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे पहला अपन ने लिखा है, विद्यार्थी पाठ में आए कठिन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे। यानी कि बालक पाठ में जैसे नए शब्द आए या कठिन शब्द आए, उनका आसानी से पाठ पढ़ने के बाद अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, उनको बोल सकेंगे, सामान्य बोलचाल की भाषा में उनका प्रयोग कर सकेंगे। तो आप यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हो कि विद्यार्थी पाठ में आए कठिन शब्दों का अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकेंगे। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से अपना अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख सकते हो अपनी भाषा में, लेकिन ज्यादा यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना होता है, क्योंकि पाठ योजना की एक निश्चित भाषा होती है, निश्चित रूपरेखा होती है, उसी के अनुसार हमें डायरी में लिखना होता है। जैसे दूसरा हमने मौखिक अभिव्यक्ति में लिखा, विद्यार्थी व्याकरण सम्मत भाषा में अपने विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। यानी जो व्याकरण सम्मत भाषा होती है, व्याकरणिक भाषा होती है, व्याकरण सम्मत लिख सकते हो, व्याकरणिक लिख सकते हो, अपने विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। यानी कोई भी अगर वो मौखिक रूप से अभिव्यक्ति करने का, जैसे कोई निबंध, कोई भी वाचन करना है, कोई भी किसी भी तरह से अपने विचार को भाषण के माध्यम से उन्हें बोलना है या वाद विवाद के माध्यम से बोलना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि किसके माध्यम से, अपने भाषण में, अपने वाद विवाद में या किसी भी चीज का वर्णन करने में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते वक्त व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप अपने स्पष्ट रूप से ये भी लिख सकते हो कि भाई भाषण में, वाद विवाद में मौखिक व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, अब और दूसरी प्रकार की अभिव्यक्ति जो होती है लिखित अभिव्यक्ति। तो हम दूसरा जो उद्देश्य अभिव्यक्ति में लिखते हैं वो लिखते हैं लिखित अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर लिखित रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना बालक सीखता है। तो यहाँ पर हम जैसे लिख सकते हैं, विद्यार्थी लेखन में व्याकरणिक नियमों का पालन करते हुए उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकेंगे। यानी जब बच्चा कुछ भी लिखेगा, चाहे वो निबंध लिखे, चाहे वो कहानी लिखे, चाहे वो कविता लिखे, कविता की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि ये गद्य की बात है, तो यहाँ पर निबंध, कहानी, कोई प्रार्थना पत्र कुछ भी लिखता है, तो यहाँ पर क्या करता है, अपने व्याकरणिक नियमों का, यानी व्याकरण से संबंधित नियमों का पालन करते हुए उचित विराम चिन्ह, यानी कि सही जगह पर विराम चिन्ह लगा सकेगा, शुद्ध शब्द लिख सकेगा। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, शुद्ध शब्दों में या शब्दों के शुद्ध रूप को लिख सकेगा। लेकिन अब बहुत सारे उद्देश्य लिखे होते हैं तो अपन क्या बहुत सारे एक साथ नहीं लिख सकते, थोड़ा कम ही करने पड़ते, इसलिए अपन ने इस तरह से यहाँ पर लिख दिया कि विद्यार्थी लेखन में व्याकरणिक नियमों का पालन करते हुए उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा हमने लिखा, विद्यार्थी अपने विचारों को लिखित रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। यानी कि लिखित रूप से अपने अंदर जो भी विचार आते हैं, कुछ व्यक्तियों में, बालकों में विचार आते हैं, तो कई बार जब तक अगर मान लो उनमें लेखन क्षमता का विकास नहीं होता है तो लिखित रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या चाहते हैं भाषा पढ़ाने के बाद कि बच्चे लिखित रूप से भी अपने विचारों को ठीक से अभिव्यक्त कर सके। तो हम इस कौशल का, इस तरह की अभिव्यक्ति का भी बालकों में विकास करना चाहते हैं। अब आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा ठीक से देख सकते हो ताकि आप अपने उद्देश्य ठीक से लिख सको। तो चौथा हमारा उद्देश्य है वो है कौशलात्मक, यानी कौशल का विकास करना, बालकों में कुशलता का विकास करना, कौशलात्मक। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं कौशलता, कौशलात्मक। कौशल जो लिखते हैं कई विषयों में इसको कौशल लिखते हैं, यहाँ पे हम इसको कौशलात्मक लिखते हैं। आप हर एक उद्देश्य को इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं। अब भाषा में बच्चों में क्या कुशलता विकसित करनी होती है, हमें भाषा में हमें लिखने की कुशलता,
बोलने की कुशलता, एक तरह से अभिव्यक्ति वो कुशलता में भी आता है। कई बार कई जगह हम दोनों उद्देश्यों को अलग नहीं लिखते, लेकिन क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि 6 उद्देश्य पूरे लिखने चाहिए, इसलिए हम कौशलात्मक उद्देश्य को भी यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। यानी कि वाचन करना यानी किताब को पढ़ने की हमें कुशलता आती है, ठीक है, और चीजों को सही भाषा शैली में लिखने की कुशलता आती है। तो ये क्या होती है, किसी भी कार्य को। इसके अलावा चित्र बनाने की कुशलता, आपको पता है कि किसी भी कहानी से संबंधित बच्चे चित्र बना सकते हैं, उस तरह की कुशलता बालकों में आ सकती है। तो जो पहला हम इसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखते हैं वो है विद्यार्थी सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि ठीक से किताब को पढ़ सके, ठीक है, यानी कि लिखी हुई वस्तु को पढ़ सके, तो वो उसमें कुशलता अर्जित होनी होती है। छात्र, यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थी उचित यति गति आरोह अवरोह के साथ, आरोह अवरोह के साथ शुद्ध वाचन की कुशलता अर्जित कर सकेंगे, यानी कि पहली जो कुशलता है वो तो क्या है, हमें वाचन करना आ जाएगा, बच्चों को वाचन करना आ जाएगा, किताब पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। दूसरी जो है वो है लिखना, भी बच्चों को लिखने की कुशलता आ जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे छात्र या विद्यार्थी विषय के अनुकूल, ठीक है, विषय के अनुकूल यानी जिस विषय के बारे में वो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो विषय के अनुकूल, यानी जैसे अपन अभी कहानी पढ़ रहे हैं, तो कहानी जब लिखते हैं तो किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे छात्र विषय के अनुकूल भाषा शैली अपनाने की कुशलता अर्जित कर सकेंगे, ठीक है। अब तीसरा भी यहाँ पर एक और उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन लिख सकते हैं। तीसरा मैं आपको बोल के बता देती हूँ कि छात्र विषय से संबंधित यानी आपकी कहानियों से संबंधित चित्र, मॉडल या प्रतिरूप बनाने की कुशलता अर्जित कर सकेंगे, यानी किस तरह से उस कहानी का कोई मॉडल बनाया जा सकता है, किस तरह से उस कहानी से संबंधित चित्र बनाए जा सकते हैं, चार्ट बनाए जा सकते हैं, तो उसकी भी कुशलता अर्जित कर सकते हैं। जो पांचवा उद्देश्य है वो है अभिरुचि या अभिरुचात्मक, हिंदी में हम इनको जैसे और विषयों में हम लिखते हैं अभिरुचि, यहाँ पे हम लिखते हैं अभिरुचात्मक, ठीक है, यानी कि बालकों में रुचि जागृत करना, अभिरुचि जागृत करना। अब जब बालकों को हम कोई भी साहित्य पढ़ाते, कहानी पढ़ाते, गद्य पढ़ाते, निबंध पढ़ाते, तो साहित्य में बालकों की रुचि किस तरह से जागृत की जाए, यानी बालक पढ़ने में किस तरह से रुचि ले सकें, तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि बालक लेखक, जो भी लेखक है जिसकी रचनाएं पढ़ रहा है उससे संबंधित अन्य रचनाएं पढ़े, उस विषय से संबंधित कोई अन्य कहानियां उनको पढ़ने को दी जाए, या अन्य उससे संबंधित जो सरल से, जैसे मान लो कहानी पढ़ा रहे हैं तो और भी लेखकों की कोई उसी विषय से संबंधित उनको कहानियां पढ़ाने को दी जाए, जिससे कि बालकों में रुचि जागृत हो सके। तो यहाँ पर जो पहला परिवर्तन हम लिखते हैं वो है छात्र या विद्यार्थी
लेखक की में आप लेखक का यहाँ पर नाम भी लिख सकते हो। जैसे इस जो कहानी के लेखक है वो अवधेश शर्मा है, तो इसी तरह आप जिस भी लेखक की कहानी पढ़ा रहे हो उस लेखक का यहाँ पर आप ब्रैकेट में नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो लेखक की कहानियां की अन्य रचनाएं, लेखक की अन्य रचनाएं पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। ठीक है, तो जिस भी, क्योंकि आप अक्सर क्या करोगे जब पढ़ाओगे तो उस लेखक के बारे में सामान्य जानकारी दोगे, जिससे और उसकी रचनाओं की भी जानकारी दोगे, जिससे कि बच्चे को उस लेखक की रचनाएं पढ़ने में रुचि हो सके और रचनाएं पढ़ने के साथ साथ अन्य पाठ्य पुस्तकें, जो साहित्य की पाठ्य पुस्तकें होती है उनको पढ़ने में भी उसकी रुचि हो सके। इसके अलावा दूसरा हम और लिख सकते हैं, विद्यार्थी ठीक है, विद्यार्थी विषय वस्तु से संबंधित, इसकी जो विषय वस्तु है मान लो कि भाई सबको मिलके काम करना चाहिए, जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए या सबको दोस्ती रखनी चाहिए, कोई भी विषय वस्तु हो सकती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे विद्यार्थी विषय वस्तु से संबंधित अन्य रचनाएं, विषय वस्तु से संबंधित अन्य रचनाएं या पाठ्य पुस्तकें पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। ठीक है, तो भाई अपनी जो विषय वस्तु है, कहानी की विषय वस्तु है, निबंध की विषय वस्तु, कुछ भी हो सकता है, तो उससे संबंधित अन्य रचनाएं पढ़ने में भी रुचि ले सकते हैं उस विषय से। जैसे मान लो कोई कहानी प्रेम से संबंधित है, कोई कहानी सहयोग से संबंधित है, कोई निबंध है जिसमें किसी विज्ञान से संबंधित बात को कहा गया है, तो जब आप उसकी बात करते हो तो आपको लगता है कि वैसी और भी कोई कहानियां होनी चाहिए, वैसे और भी निबंध होने चाहिए, तो बच्चे उनको पढ़ने में भी रुचि ले सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा छठा उद्देश्य। जो छठा उद्देश्य है वो है अभिवृत्त्यात्मक, यानी अभिवृत्ति से संबंधित, अभिवृत्त्यात्मक यानी बालकों में सद्वृत्तियों का विकास करना। ठीक है, सद्वृत्तियों का विकास करना। यहाँ पे अभिरुचि में क्या है, साहित्य के प्रति रुचि का विकास करना, और अभिवृत्ति में सद्वृत्तियों का विकास करना। सद्वृत्तियां क्या होती है, अच्छी आदतें या अच्छी उनके अंदर, अभिवृत्ति क्या होती है, उनके अंदर जो सोच होती है, किसी चीज के प्रति सोच होती है, उसको पैदा करना। तो यहाँ पे अभिवृत्ति यानी बालकों में जो भी हम पढ़ाते हैं, हम किस उद्देश्य से पढ़ाते हैं कि बालकों की सोच उसके अनुकूल बच्चों में निर्मित हो सके, बच्चों में एक अच्छी सोच निर्मित हो सके। तो यहाँ पर जो हम पहला लिखते हैं, अक्सर हम लिख देते हैं कि बालकों में या विद्यार्थियों में पाठ के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। ठीक है, यानी इसमें जो अच्छी चीजें हैं उनके प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। ठीक है, अब दूसरा जो आता है इसमें वो आ जाता है, आप स्पेसिफाई कर सकते हो या विशेष रूप से बता सकते हो कि पाठ में कोई विशेष चीज है, विशेष भाव है, तो उसके प्रति बालक में वो सोच जागृत हो सके। जैसे मैं बात करती हूँ, कोई कहानी है, कहानी मेहनत की है, तो बच्चे क्या होते हैं, मेहनती व्यक्ति के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण या मेहनत के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण अपना सकते हैं। या कोई कहानी सत्य बोलने वाले की है तो सत्य के प्रति कैसा दृष्टिकोण होगा,
सत्य के प्रति या सत्यवादी के प्रति श्रद्धा का भाव महसूस करेंगे, परोपकारी के प्रति श्रद्धा का भाव महसूस करेंगे, सत्य के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण उनमें उत्पन्न हो जाएगा, मेहनत के प्रति उनमें एक अच्छा मेहनत का महत्व वो समझ सकेंगे। तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो कि बालक मेहनत के महत्व को समझ सकेंगे, बालक सत्य के महत्व को समझ सकेंगे, बालक देशभक्ति या देशभक्तों के प्रति श्रद्धा रख सकेंगे। तो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई जरूर करना है, जो भी आप लिखते हो तो जो भी आपका पाठ होता है उसको आप स्पेसिफाई करके लिखोगे, उसमें जो भी आपका भाव आ रहा है कहानी में या निबंध में, जो भी भाव, जैसे विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। मान लो विज्ञान से संबंधित आप कोई निबंध पढ़ते हो तो आप लिखोगे विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। इसी तरह से मान लो मैंने बताया कि परोपकार की कहानी पढ़ते हैं तो परोपकारी व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा का भाव रख सकेंगे, परोपकार का महत्व समझ सके। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एक लिख देती हूँ इसमें, छात्र विद्यार्थी या विद्यार्थियों में जिम्मेदारी से कार्य करने के महत्व को समझ सकेंगे। यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए मैं बोल देती हूँ विद्यार्थी जिम्मेदारी से कार्य करने के महत्व को समझ सकेंगे, यानी जो भी आपका भाव है उसे वो समझ सकेंगे। कहानी जो शिक्षा देना चाहती है, कहने का मतलब एक कहानी है या निबंध है, उसके माध्यम से लेखक कोई भी बात कहना चाहता है तो उसको वो समझ सकेंगे या उसको अपना सकेंगे, ठीक है, उसकी एक अच्छी चीजों को वो अपना सकेंगे। तो ये आपको अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य के परिवर्तनों में लिखना होता है। जब आप अपने उद्देश्य पूरे लिख चुके होते हो तो आपको अपनी डायरी में अपने जो कक्षा उपयोगी उपकरण है उनके बारे में लिखना होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कक्षा उपयोगी उपकरण या कक्षोपयोगी उपकरण। इस तरह से आपको साइड में लाइन खींच के आपको लिख देना होगा, ठीक है। कक्षा उपयोगी उपकरण यानी आपकी कक्षा में जो उपकरण उपयोगी होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। कौन से उपकरण होते हैं? जैसे श्वेतवर्तिका। श्वेतवर्तिका किसे बोलते हैं? हिंदी में श्वेतवर्तिका बोलते हैं चौक को, श्वेतवर्तिका, ठीक है। अब श्वेतवर्तिका के अलावा आप दूसरा लिखोगे प्रोच्छन वस्त्र या झाड़न, कुछ भी लिख सकते हो। प्रोच्छन वस्त्र यानी पहुंचने का कपड़ा या डस्टर जिसको हम बोलते हैं ना, वो यहाँ पे हिंदी में इस भाषा में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोच्छन वस्त्र। इसके अलावा आप लिखोगे लपेट फलक। लपेट फलक क्या होता है? रोलर बोर्ड, लपेट फलक। उसके बाद आप लिखोगे संकेतक, जो आपका पॉइंटर होता है वो। इस तरह से संकेतक आदि और भी कोई उपकरण आप काम में लेते हो तो वो भी लिख सकते हो, जैसे श्याम पट्ट भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। इसके बाद कक्षा उपयोगी उपकरण लिखने के बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री, जो आप कक्षा में काम में लेते हो। पढ़ाते वक्त सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। हम सहायक सामग्री के माध्यम से बालकों को ठीक से पढ़ा पाते हैं। तो यहाँ पर सहायक सामग्री का जो कॉलम है उसमें आप क्या लिखोगे? जो आपने कुछ भी मॉडल, चार्ट, चित्र आदि जो बनाए हैं वो लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो स्पेसिफाई करके कि जैसे अपने जो प्रकरण चल रहा था वो था 1 बाल्टी दूध, 1 बाल्टी दूध। कहानी से संबंधित, कहानी से संबंधित मॉडल या चित्र जो भी आप यूज में ले रहे हो वो यहाँ पर लिख सकते हो। चार्ट कुछ भी है ना, ठीक है, चार्ट, चित्र जो भी आप यूज करोगे। यहाँ पर चार्ट है तो चार्ट लिख दो, चित्र है तो चित्र लिख दो, कोई प्रतिरूप है, फोटो है, मूर्ति है तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। जिसका भी आप यहाँ पर यूज कर रहे हो वो लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है शिक्षण विधि। आप किस शिक्षण विधि से पढ़ा रहे हैं?
गद्य पढ़ाते वक्त मुख्य रूप से आप जो शिक्षण विधि यूज करते हो वो होती है पाठ्य पुस्तक विधि, क्योंकि आप पाठ्य पुस्तक की सहायता से गद्य पढ़ाते हैं मुख्य रूप से। तो कोई अगर मान लो वैसे अगर कोई कहानी कथन से पढ़ा रहे हैं तो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे पाठ्य पुस्तक विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। इसके अलावा आप बच्चों से प्रश्नोत्तर पूछते हो तो यहाँ पे दूसरी जो विधि लिखोगे वो लिखोगे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप जब भी पाठ योजना तैयार करते हो तो उसमें प्रश्न भी पूछते हो, इसलिए आप लिख देते हो प्रश्नोत्तर विधि। इसके अलावा आप यूज करते हो, मान लो कोई भी प्रदर्शन के लिए चार्ट चित्र वगैरह यूज करते हो, काम में लेते हो, तो तीसरी जो विधि आपकी हो सकती है वो हो सकती है प्रदर्शन विधि। इसके अलावा भी अगर आप किसी और विधि से पढ़ा रहे हो, स्पेसिफाई कर रहे हो, तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो शिक्षण विधि में। इसके बाद जो अगला कॉलम आता है वो आता है पूर्व ज्ञान। इसी तरह से आपको इसके नीचे लिखना होगा पूर्व ज्ञान। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं पूर्व ज्ञान में कि बालक जो भी आपकी कहानी है उसके संबंधित कोई भी पहले से जानकारी रखते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे छात्र मान लो एक कहानी के बारे में, जिम्मेदारी से संबंधित कहानी के बारे में पूर्व ज्ञान या सामान्य जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो विद्यार्थी कहानियों के बारे में, कहानियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो आप जो पढ़ा रहे हो यानी जो भी आपका विषय निबंध है कोई, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी बालक रखते हैं। तो आप यहाँ पे पूर्व ज्ञान में लिखते हो विद्यार्थी कहानियों के बारे में सामान्य जानकारी या कहानी के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद जो हमारा ये सब लिखने के बाद जो पॉइंट शुरू होता है वो होता है प्रस्तुतिकरण का। ठीक है, यानी प्रस्तावना प्रश्न पूछने का। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके बाद क्या पूछे जाते हैं, प्रस्तावना पूछी जाती है। तो आप यहाँ पर अपना जो भी प्रस्तावना जब पूछते हो तो यहाँ पर प्रस्तावना का आप लिख दिया मान लो, इसके बाद लाइन खींच के पहले वाला जो था उसके बाद प्रस्तावना। ठीक है, अब प्रस्तावना किस माध्यम से कर रहे हो। ठीक है, चार्ट के माध्यम से कर रहे हैं, चित्र के माध्यम से कर रहे हैं, कहानी के माध्यम से कर रहे हैं, जिस भी माध्यम से कर रहे हैं यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैंने मान लो चित्र के माध्यम से किए तो चित्र के माध्यम से इस तरह से आप लिख दोगे। ठीक है, अब आपने चित्र के माध्यम से यहाँ पर लिख दिया तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले जो भी माध्यम है आप उसका एक चित्र प्रतिरूप, उसका एक छोटा मिनिएचर यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, कक्षा में तो उसको दिखाओगे, साथ में आप यहाँ पर ये लिख बना दोगे या चिपका दोगे, जो भी आपका मिनिएचर है उसका छोटा सा एक रूप चिपका दोगे। मान लो मेरा कोई चित्र है, चित्र के माध्यम से मैं प्रार्थना कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चित्र चिपका दूंगी, क्योंकि चित्र को दिखाकर ही हमको यहाँ पर प्रश्न करने हैं। आपकी कोई कहानी है तो कहानी को सुनाकर आपको प्रश्न करने हैं। वहां से तो आपने प्रस्तावना करना, जो कौशल पढ़े प्रस्तावना, उसमें सीखा होगा कि किस किस तरह से प्रस्तावना की जाती है। तो ये जो भी कार्य किया जाता है उसका एक मिनिएचर यहाँ पर चिपकाया जाता है। मैं जैसे चित्र के माध्यम से करूंगी, मान लो मेरी जो प्रस्तावना है उसमें चित्र भी हो सकता है, मॉडल भी हो सकता है, मूर्तियां भी हो सकती है। जैसे मेरी जो प्रस्तावना है उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को मुझे दिखाना है, तो मैं यहाँ पर तीनों की मूर्तियों का फोटो लगा सकती हूँ, या फिर तीनों की अगर मैंने चित्र पे लिया है तो चित्र यहाँ पर मैं चिपका सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ
यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि चित्र तो मैं यहाँ पर बना नहीं पाऊंगी, इसलिए जैसे ये ब्रह्मा जी का चित्र है, ये विष्णु जी का, और ये शिव जी का या महेश या शिव। ठीक है, तो ये 3 चित्रों का फोटो लेके मैंने यहाँ पर चिपका दिया, या 3 मूर्तियों का फोटो लेके मैं यहाँ पर चिपका लूंगी। तो इसके बाद क्या होता है, इनको दिखाते हुए मुझे प्रश्न पूछने हैं, तो मैं यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न ऐसे लिखूंगी, प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, अब ये प्रस्तावना प्रश्न इस तरह से यहाँ लिख के मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ब्रैकेट में, चित्र दिखाते हुए या मूर्ति दिखाते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पहला प्रश्न जो पूछूंगी वो यहाँ पर लिखना है डायरी में। भाई जो पहले प्रस्तावना प्रश्न से पहले का कार्य था वो केवल डायरी में होता है। अब इसके बारे में मैं बता देती हूँ, ये हमें कक्षा में करना होता है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया केवल एंट्री क्लास में जाके करनी होती है, उसके बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न शुरू करने होते हैं। बीच का जो सारा कार्य है वो केवल डायरी में करना होता है। तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने का तरीका भी बता रही हूँ साथ साथ। तो जैसे मैंने मान लो अपनी कक्षा में जाते ही ये चित्र, चाहे तो हमारे पास मूर्ति थी तो मैंने टेबल पे मूर्तियां रख दी, या फिर चित्र था तो मैंने चित्र चिपका दिया और उसे दिखाते हुए मैं प्रश्न पूछना शुरू कर देती हूँ। जैसे मान लो मेरी मूर्तियां हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत मॉडल किसका है, प्रस्तुत मॉडल या प्रतिरूप, ब्रैकेट में प्रतिरूप भी लिख सकते हैं, प्रतिरूप किसका है, इस तरह से हम लिख देंगे। तो एक तरफ तो प्रश्न लिखते हैं और एक तरफ उसके उत्तर लिख देते हैं। 2 कॉलम बनाते हैं प्रस्तावना प्रश्नों के नीचे, जिसमें एक तरफ लिखते हैं छात्राध्यापक क्रिया, मैं ये लिखना भूल गई यहाँ पर, छात्राध्यापक क्रिया, और उत्तर में लिखते हैं हम छात्र क्रिया। ठीक है, क्योंकि छात्र उसका जवाब देंगे जो प्रश्न आप पूछोगे, जिनका यहाँ पर आप कॉलम में नीचे चित्र लगा, वो नीचे लाइन खींच के छात्राध्यापक क्रिया और दूसरी तरफ लिख सकते हैं छात्र क्रिया। एक तरफ आपने जगह छात्राध्यापक क्रिया लिखी, उधर आपके प्रश्न लिखोगे और इधर उत्तर लिखोगे। तो जो पहला प्रश्न है प्रस्तुत मॉडल या प्रतिरूप किसका है, तो यहाँ पर त्रिदेव है, क्योंकि तीनों क्या कहलाते हैं, त्रिदेव कहलाते हैं। ठीक है, त्रिदेव। ठीक है, दूसरा हमारा जो प्रश्न पूछा गया, त्रिदेव किसे कहा गया है, या त्रिदेव किन किन देवों को कहा गया है। यहाँ पे प्रश्न उसके अनुकूल बन जाएंगे, किन किन देवों को कहा जाता है, जिसमें कौन सा आ जाएंगे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इस तरह से इधर इनके उत्तर आपको लिखने हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है महेश और किसका नाम है, या शिव के गले में किस महेश और को किस नाम से जाना जाता है, महेश को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको प्रस्तावना यहाँ पर बनानी आएगी तो आराम से आप कर सकते हो। महेश को और किस नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाम है शिव, भोलेनाथ, जो भी है आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं शिव के गले में किसका हार है, शिव के गले में किसका हार होता है, नाग या सांप का हार होता है। नाग को किसका भोग लगाया जाता है, नाग को उसका दूध का भोग लगाया जाता है। और अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, एक बाल्टी दूध कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी आपका प्रकरण यहाँ पर आ जाएगा। तो जो आखिरी प्रश्न होगा उसके बाद आपको क्या लिखना है, जैसे आपका आखिरी प्रश्न है कि एक बाल्टी दूध, जैसे छठा प्रश्न आया, एक बाल्टी दूध कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं, एक बाल्टी दूध कहानी के विषय में, क्योंकि ये हमें पढ़ानी है, विषय में आप क्या जानते हैं।
ये प्रश्न कैसा है? समस्यात्मक प्रश्न, यानी इसके बारे में बालक नहीं जानते, बालकों ने ये कहानी कभी पढ़ी नहीं है, तो यहाँ पर इधर आपको लिखना होता है, इसका उत्तर न लिख के समस्यात्मक, ठीक है, क्योंकि इस कहानी के बारे में बच्चे जानते ही नहीं है। जब बच्चों को पढ़ाओगे तो आपने भी नहीं सुनी हो तो आप भी नहीं जानते, तो ठीक है। तो आखिरी प्रश्न के बाद आपको लिखना होता है समस्यात्मक, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखते हैं, जब प्रस्तावना प्रश्न पूरे हो जाते हैं तो लास्ट में आप लिख देते हो उद्देश्य कथन। जो तो आपने वैसे प्रस्तावना कौशल सीखा है, तो आप आराम से सारी चीजें समझ सकते हो कि प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन कहा जाता है। उद्देश्य कथन, ये सारा कार्य आपको कक्षा में उपस्थित होते हुए, कक्षा में जब भी जाते हो तो आपको करना होता है। तो उद्देश्य कथन में आप लिखोगे विद्यार्थियों आज हम एक बाल्टी दूध कहानी को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। एक बाल्टी दूध कहानी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस तरह से आपको उद्देश्य कथन यहाँ पर लिखना होगा और क्लास में बोलना भी होगा। इसके बाद अगला जो शुरू होगा वो प्रस्तुतिकरण का कॉलम शुरू हो जाएगा।